शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित बचड़िया गांव में रविवार को सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण और पटेल पाटीदार डांगी समाज का महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन में उदयपुर और बांसवाड़ा जिला के 9 जिलों के समाजजन ने भाग लिया। सम्मेलन में भारी संख्या में समाजजन जुटे। महासम्मेलन में पटेल पाटीदार डांगी समाज अपनी मांगों रखा। इसमें पाल पादार प्रकरण के निर्दोष बयानी समाज बंधुओं को केस मुक्त करने, केंद्र की सरकारी नौकरियों में पटेल पाटीदार डांगी समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने, टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण शीघ्र लागू करने, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने, राष्ट्रीय एकता दिवस 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने समेत कई मांगों। पटेल पाटीदार डांगी समाज को राजस्थान में विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाएं और साथ में समाज को 3 सीट राज्यसभा के लिए दिए जाएं और समाज में कृषि पशुपालकों वर्ग के लिए अलग से सरकारी बजट जारी करने की आदि मांगों को लेकर अपनी बात रखी। गुजरात के विधायक हार्दिक पटेल ने महासम्मेलन में समाज को व्यापार, शिक्षा और राजनीति को क्षेत्र में मौजूद रहने का संदेश दिया। समाज के हित के लिए हुई है, समाज की मांगों के लिए हुई है। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि ये सारी चीजें किसी भी प्रकार के विवाद से पूर्ण रूप से समाज को मिल सकती है अगर समाज की एक शक्ति, वो है संगठन शक्ति, अगर बरकरार रहे तो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो आपकी बात को कभी टाल नहीं सकती साहब। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो ये मंच पर बैठे हुए हमारे नेता, यहाँ पर कोई भाजपा वाला है, कोई कांग्रेस वाला है, कोई और पार्टी का है, और यही बात अगर सालों सालों तक चलती रही, जब भी समाज की कोई बात आए, जब भी समाज की कोई मांग आए, तो पार्टी को ऊपर उठ के जब मंच पर एक साथ बैठेंगे तो किसी भी बात, चाहे वो समाज के हित की हो, चाहे समाज के राजनीतिक की हो, चाहे समाज के शिक्षण की हो, कभी भी हम पीछे नहीं हट सकते। जब तक ये शक्ति रहेगी हम हर वक्त आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से 2-4 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं गुजरात में आंदोलन कर रहा था और उस वक्त मुझे गुजरात से 6 महीने के लिए बाहर भेजा गया, तो मैं उदयपुर में रहता था। हमारे पुष्कर जी डांगी ने मुझे 6 महीने के लिए घर दिया था और उस टाइम काफी उनको तकलीफ भी होती थी, लेकिन समाज का लड़का हूँ, समाज का भाई हूँ और वो मेरे समाज के बुजुर्ग हैं, ये मानकर मुझे 6 महीने के लिए उनके घर पे रुकने का मौका मिला था। और इस बात को मैं हर वक्त माथे पर ऋण लेकर घूमता हूँ कि राजस्थान के डांगी पाटीदारों ने मुझे 6 महीने के लिए आसरा दिया था और उस ऋण को कभी चुकाना पड़ेगा तो उसी के लिए मुझे यहाँ बार बार आना भी पड़ेगा। और उस टाइम डाया भाई वगैरह डूंगरपुर, बांसवाड़ा से, सलूंगर से उदयपुर मुझे मिलने के लिए आते तो टीएसपी क्षेत्र की बहुत बात करते थे कि हमारे वहां पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे डांगी पाटीदार पटेल कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको नेतृत्व का अधिकार नहीं मिलता, शिक्षा की बात हो, रोजगारी की बात हो, ये प्रॉब्लम है। और उस समय मैंने उस पर काफी चर्चाएं भी उन लोगों से की थी और खासकर जितने भी लोग यहाँ से बोले, जब भी कोई बात हम करें तो उस पर हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। ये जो टीएसपी की जो बात है, टीएसपी की बात को लेकर हमें काफी चर्चाएं तो जरूर करनी है, लेकिन उसका ज्ञान भी हम लोगों को होना चाहिए। हमें टीएसपी हटाने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें टीएसपी में रोस्टर लागू कराने की बात करनी चाहिए, जिस पर हमें जोर जोर से बात करनी चाहिए। रोस्टर का मतलब क्या है कि हर साल 5 साल के बाद कभी एससी का है, कभी एसटी का है, कभी ओबीसी का है, कभी जनरल का है। अगर रोस्टर लागू होगा तो ओबीसी के नाते पाटीदार डांगी पटेल समाज को नेतृत्व करने का, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलेगा। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हमने गुजरात में आंदोलन किया तो हमने उस पर ज्ञान नहीं था, हमने बड़ी आवाज पे सरकार से अलग अलग मांगे रखते थे, लेकिन जब पुस्तिका पढ़ने बैठे, जब बुक पढ़ने बैठे और तब जब उसके लिए हमने सरकार से बात की, सरकार से वार्तालाप की, तो आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा खुशी होता है कि हमारे आंदोलन के कारण पूरे भारत में 10% ईबीसी लागू हुआ और आज पूरे देश के लोगों को 10% ईबीसी का साथियों लाभ मिलता है। गुजरात में बिन आरक्षित वर्गों के लिए निगम बना, क्योंकि गुजरात में पाटीदार समाज ओबीसी में नहीं आता, जनरल में आता है। गुजरात में पटेल समाज जनरल में आता है, ओबीसी में नहीं आता। क्योंकि ज्ञान के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और इसीलिए मैं
यहाँ मंचस्थ यहाँ की जो हमारी सरकार, आपकी जो सरकार है, उसके जो भी यहाँ नेता बैठा है हो, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है, और उसमें कोई पक्षपात नहीं, दोनों पार्टी के प्रमुख लोग जो डूंगरपुर में रहते, उदयपुर में रहते, बांसवाड़ा में रहते, उन लोगों के साथ वहां जाके सरकार से बात करनी चाहिए, और यहां से नोटिफिकेशन हमें केंद्र में भेजना चाहिए कि यहां पर हमारा रोस्टर लागू होना चाहिए। दूसरी एक बात बहुत अच्छी यहां से हुई कि हमें राज्य सरकार ओबीसी का दर्जा देती है, लेकिन केंद्र सरकार में हमें ओबीसी का दर्जा नहीं मिलता। यही बात हर स्टेट में कई बार होती है। गुजरात में भी हमारे जो आंजना पटेल, वो गुजरात में ओबीसी में आते हैं, सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आते, और उसके कारण कई बार ये चर्चाएं होती थी कि अगर हमें स्टेट की सरकारी नौकरियों का लाभ मिल जाता, लेकिन जब सेंट्रल की सरकारी नौकरियों में जब भाग लेना हो तो हमें जनरल में जाना पड़ता। तो उसके लिए भी मेरी ये गुजारिश थी कि जैसे उदयलाल जी आप सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जाके बातचीत की कि यहाँ पर बोर्ड का गठन होना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए, वो कोई हल्ला नहीं था। अब 10-15 लोग जाके बात की, हो गया। उसी प्रकार सेंट्रल में ओबीसी का दर्जा दिलाने के लिए उनसे प्यार से 10, 15, 20 लोग, प्रमुख लोग जाके बात करें और उनसे कहें कि आप हमारे खातिर, आपकी सरकार ओबीसी सेंट्रल में पाटीदार डांगी पटेलों को स्थान मिले, उसके लिए यहाँ से नोटिफिकेशन वहां भेज दीजिए। वहां जाके जो काम करवाना होगा, वो काफी लोग हैं, वहां से जाके भी वो काम करा सकते हैं। ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात। यहाँ प्रेम भाई उसका उदाहरण, जब मैं पुष्कर जी के वहां घर पे रहता था तो मेरे माथे पे ऋण था, मैं तो गुजरात चला गया वापिस। फिर आपके यहाँ 2018 का राजस्थान का विधानसभा का चुनाव आया, पुष्कर जी का टिकट काट दिया था। उस समय मैं कांग्रेस में था। पुष्कर जी ने मुझे बताया कि हार्दिक भाई, पूरे राजस्थान में एक भी पाटीदार को टिकट नहीं मिला, हमें जो यहाँ से मिलती थी वो भी टिकट काट दी गई है। मैं उस समय कांग्रेस में था, मैं रातों रात वहां गया और राजस्थान के इतिहास में उस दिन पहली बार हुआ था कि जिसको टिकट मिली थी उसकी काट कर हमने पुष्कर जी को टिकट दिलवाई थी। लेकिन उसमें गलती किसकी? हमारी। हम उनको जिता नहीं पाए। हम लड़ेंगे, हम जो चाहते हैं वो लाना चाहेंगे, मिल भी जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम सफल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? राजनीतिक रूप से हमें जितनी शक्ति का इस्तेमाल करना है वो समय पर करना है, बाकी चीजों पे नहीं। यहां से 10, 15 चीज, 20 चीजें बोली गई, मुझे अच्छी लगी, मैंने सुना, लेकिन उसमें पाटीदारों की बात कितनी थी? बहुत कम। हम पाटीदार सब लोगों का झंडा लेके घूमते, सब लोगों का नेतृत्व करते, लेकिन जब हमें कोई तकलीफ होती है तो जिसका झंडा लेके हम घूम रहे हैं वो हमारे साथ नहीं खड़ा रहता, और उसके कारण हमें तकलीफ होती है। आज यहां से 2-4 चीज की बात हुई, मंडी की एक बात हुई, चलिए हम बात करते हैं। तो किसान आप अकेले हैं? किसान तो बाकी कौम भी है। अगर आप उनसे कहिए कि चलो हमें मंडी के लिए लड़ना है, बोलेंगे नहीं, मार खाएगा पटेल, लाभ लेंगे हम, जेल में जाएगा पटेल, लाभ लेंगे हम। यहाँ जितनी भी मेरी माता बहनें बैठी है ना, सब शिवाजी और सरदार पटेल पैदा करना चाहती है, लेकिन अपने घर पे नहीं, बाजू वाली रमली के घर पे। मरे तो उसका बेटा मरे, लाभ तो हम दे। ऐसा ही होता है। उसी प्रकार हमारा उपयोग ना हो जाए, हमारा कोई फायदा ना ले जाए, उसका ध्यान भी पाटीदारों को जरूरत रखना है, क्योंकि हम उत्साह में रहते हैं, वो खून है सरदार पटेल का, इसलिए कुछ भी हो पहले निकल जाकर। और कई बार ऐसा होता है, जब झगड़ा होता है ना, तो पहले तो हम 10, 15 लोग, 25 लोग लाकड़ी लेकर निकल जाते, जो पहला होता वो अकेला ही रहता, 14 तो निकल जाए। और एक बात बता दो, हमारे गुजरात में कहावत है, आपके यहाँ भी थोड़ी गुजराती में वो कहावत चलती होगी कि जब खेत हमारा होता है और जब हम खेत में जाते हैं, और मान लीजिए कि कोई पशुपालन पालक हमारा खेत में भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, खेत को खराब कर रहा है, तो हमारे वहां कहावत बोली जाती है
कि 5 भाई वही हो सीधे चढ़ता वार कर जे। उसका मतलब होता है हम 5 भाई है, हमारे खेत में आने से पहले 10 बार सोच लेना, एक जेल में चला जाएगा, 4 फिर भी खेती कर लेंगे। लेकिन ये बात कब कर सकते हैं? जब हम एक हो। अगर 5 भाइयों में झगड़ा हो फिर जाके किसी को बोल सकते हैं लड़ाई के लिए, वो सामने वाले की जरूरत ही नहीं, अपने 4 ही पाड़ दे, अपने ही 4 पहले मारेंगे ना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी लड़ाई लड़नी हो, उसको जीतना है तो पहले अपनी भेदी की लंका मजबूत करनी पड़ती है, और वो लंका तभी मजबूत होती है जब ऐसे मंच पर जब जरूरत पड़े तब साथ सब लोग बैठे। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात की, मुझे उस बात का फिर से दोहराना है। मान लीजिए कि मैं गुजरात का विधायक हूं, अभी विरमगांव मेरा विधानसभा क्षेत्र लगता है, यहाँ के बहुत सारी डांगे पाटीदार वहां होटल चलाते हैं। मैं वहां का विधायक हूं और उनको कभी भी तकलीफ पड़े मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा किसी भी प्रकार का, बिना सोचे, क्योंकि मैं विधायक। अब मान लीजिए कि यहां से कोई डांगी पाटीदार गुजरात आ रहा है, अहमदाबाद में कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे कभी भी ना हो, लेकिन मान लीजिए कि कभी कुछ तकलीफ हो गई, आज आपका और मेरा रिश्ता बन गया, आप अहमदाबाद आए, मुझे फोन किया, हार्दिक भाई मेरी गाड़ी कहीं टकरा गई है, कोई मुझे सामने से परेशान कर रहा है, आप तुरंत बात कीजिए। मैं तुरंत वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को बोलूंगा, जाओ भाई जाके मेरा भाई आया उसको आप मदद करो। क्यों? क्योंकि मैं विधायक हूं इसलिए। लेकिन मान लीजिए कि 10 साल के बाद मैं विधायक नहीं हूं और आप आए और आपको कोई दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, तो शायद मैं फोन तो कर दूंगा पूरे विधायक के नाते, लेकिन वो पुलिस वाला या कोई भी होगा वो इतना झूठ नहीं डालेगा। तो राजनीति 5, 10, 15 साल की होती है, लेकिन समाज को एक और चिंतन करने की जरूरत है, वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी 5, 10, 15 साल के लिए नहीं होती, 60 साल के लिए होती, जब तक वो रिटायर नहीं होगा। और मान लीजिए कि समाज ने साथ मिलकर 10-15 लोगों को अच्छी सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद की है। मदद यानी कि उसकी पढ़ाई का खर्चा समाज ने उठाया है, उसके रुकने का खर्चा समाज ने उठाया है। तो मान लीजिए कि आप गुजरात आते हैं, मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन मेरे कारण किसी एक समाज के लड़के को पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है, और आप अगर अहमदाबाद आते हो और आपको कोई तकलीफ होती है, तो चाहे मैं विधायक हूं या नहीं हूं, मैं उस पुलिस वाले को फोन करूंगा, वो तुरंत मदद करेगा, क्योंकि वो समाज की बदौलत पुलिस इंस्पेक्टर बना।